हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्रिक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं फ्रिक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकूं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन वो अननेसेसरी फोर्स है जिसके करके हमारा क्या कहते हैं एनर्जी वेस्ट होती है और हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, और ये मोशन के हमेशा अपोजिट लगती है। जैसे हमारी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपोजिट लगेगी, मतलब मोशन के क्या कहते हैं बॉडी के मोशन को अपोज करेगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन बॉडी एक्चुअली मूव, स्लाइड और रोल्स और इवन ट्राई टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। फ्रिक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज एक्सटर्नल फ्रिक्शन, सेकंड वन इज इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन में क्या है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है तो जो फ्रिक्शन डेवलप होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फ्रिक्शन कहते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन क्या होती है, विच अराइजेज ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड। दो लेयर्स हैं लिक्विड की, वो मूव कर रही है, उनके बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप हो रही है दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रिक्शन। अब एक्सटर्नल फ्रिक्शन, हमने दो फ्रिक्शंस की बात की थी, वन इज इंटरनल, सेकंड वन इज एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन हमारा आगे थ्री पार्ट में डिवाइड होता है, थ्री तरह का एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है। वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक का मतलब ही रेस्ट है। ठीक है, सेकंड वन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, थर्ड वन इज किनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, हमने अप्लाइड फोर्स लगाई, उसके अगेंस्ट अपोजिट फोर्स लग रही है, लेकिन आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है। जब आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है उस टाइम जो अपोजिंग फोर्स लग रही है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। सेकंड वन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि जो हमने अप्लाइड फोर्स लगाई है वो मैक्सिमम हो गई है, दैट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसके इक्वल हो गए, दोनों आपस में एक तरह से इक्वल हो गए हैं, और जस्ट आपकी बॉडी सरफेस के ऊपर मूव करने वाली है, करी नहीं है लेकिन मूव करने वाली है। थर्ड, किनेटिक फ्रिक्शन। अब जो हमारी अप्लाइड फोर्स है वो हमारी क्या कहते हैं, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उससे थोड़ी ज्यादा हो गई है, जिस करके हमारी जो बॉडी है वो सरफेस के ऊपर मूव करना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ग्रेटर देन द किनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, किनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर आप यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो ये देखिए, ग्राफ में हमने यहाँ अप्लाइड फोर्स है, यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो जब हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं तो ये हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम हो रही है, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम हो रही है। जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारी मैक्सिमम हो रही है दैट इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो किसके इक्वल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल है। और अगर हम किनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो वो तो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा, क्योंकि उसमें बॉडी मूव करना शुरू कर दी है, बॉडी मूव करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब हमारी जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होगी, ज्यादा होगी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये ग्राफ बनाना पेपर में आ सकता है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है इसका। Next is kinetic friction may be of two types. One is sliding friction, second one is rolling friction. Sliding से ही पता लग रहा है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करेगी तो एक अपोजिट फोर्स डेवलप होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। नेक्स्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, जब वन सरफेस रोल्स ओवर द अदर सरफेस, ठीक है, द फोर्स कम्स इनटू प्ले, अपोजिंग फोर्स कम इनटू प्ले इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जब मतलब हम ये कह सकते हैं व्हील आपका मूव कर रहा है सरफेस के ऊपर, प्लेन सरफेस के ऊपर, तो जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो एक नंबर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो कॉज क्या रोलिंग फ्रिक्शन का, इट अराइजेज ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ सरफेस। मतलब जब एक बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रोल करती है तो उसका जो वेट है उस सरफेस के ऊपर पड़ता है, जब उसका वेट उस सरफेस के ऊपर पड़ता है तो उस सरफेस की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। वो चाहे हमें देखने में से पता लगे या ना लगे, लेकिन शेप जरूर चेंज होती है, तो इसका दैट इज द कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है मैं मार्क करी जा रहा हूं, अभी तक मैंने सिर्फ आपको ग्राफ इंपॉर्टेंट कहा है और उसके बाद ये टॉपिक इंपॉर्टेंट 2 मार्क किए हैं, बाकी आपको पता होना चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मतलब कहने का मतलब है जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इट मीन दैट नाइदर the magnitude nor the direction of the force of static friction is fixed. उसकी ना तो डायरेक्शन फिक्स होती है ना ही उसकी मैग्नीट्यूड फिक्स होता है। ठीक है, वो चेंज हो जाता है। बोथ दीज थिंग्स
adjust themselves according to the applied force। ये दोनों चीजें अपने आप को अप्लाइड फोर्स के हिसाब से एडजस्ट कर लेती हैं। दैट्स व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया जो, ठीक है, आपको वो ज्यादा क्लियर हो गया होगा सारा, ठीक है। तो मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहा हूँ, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिहेवियर बताता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का बिहेवियर क्या है। ये देखो, अगर हम यहाँ फिगर देखते हैं तो इस फिगर में डाउनवर्ड वेट mg लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन r लग रहा है, वो हमेशा अपोजिट लगता है, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, और बॉडी आपकी इधर को मूव कर रही है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। मतलब ये जो बॉडी है, इस सरफेस के कितने एरिया में कॉन्टैक्ट में आई, इससे कुछ लेना देना नहीं है। बॉडी आपके सरफेस के कांटेक्ट में ज्यादा है चाहे कम आए, उससे लिमिटिंग फ्रिक्शन का कुछ लेना देना नहीं है। थर्ड पॉइंट, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो सरफेस है दो बॉडीज का आपस में, ठीक है, वो कैसा है, उसका मटेरियल कैसा है, उसका नेचर कैसा है। देखो, अगर प्लेन स्मूथ आपकी रोड है तो बिल्कुल स्मूथली गाड़ी जाएगी, कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन अगर खड्डे हैं, उबड़ खाबड़ जगह है, तो वहां पे आपको गाड़ी चलाना मुश्किल होगा। उस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दैट विल डिपेंड अपॉन नेचर एंड मटेरियल ऑफ द सरफेस। फोर्थ पॉइंट, एक्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये मोशन के अपोजिट लग रहा है। क्या लग रहा है? अपोजिट। हमने पहले ही कहा कि जिधर को बॉडी मूव करेगी उससे ये अपोजिट ही लगेगा, ठीक है। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया और इसको कंटिन्यू लेक्चर को करना है तो आपको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्या रुक गया था? नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, force is directly proportional to normal reaction. Force is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। और अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो म्यू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो म्यू आ जाएगा। अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो म्यू आ जाएगा, और म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर। और म्यू इज आल्सो कॉल्ड, constant of proportionality, और coefficient of limiting friction, It is called coefficient of proportionality or coefficient of limiting friction. It is defined as, देखो आपको साफ पता लग रहा है कि ये दो फोर्सेस की रेशियो है, तो it is defined as ratio of limiting friction and normal reaction. It has no unit. तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो म्यू लग जाएगा,
और म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर एंड म्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन. तो इट हैज नो यूनिट, क्योंकि ये दो फोर्सेस की रेशियो है तो इस करके इसकी कोई यूनिट नहीं है.